हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फू यान दाफेंग को सबक सिखाने के लिए उसे दलदल में धकेल देती है, लेकिन इस चक्कर में फू यान भी दलदल में फंस जाती है। दूसरी तरफ दादाजी की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है। तो दादाजी कहते हैं, कल उस लड़की को अपने सामने देखकर मुझे अपने पहले प्यार की याद आ गई। बहुत साल पहले जब मैं घायल हुआ था तो उसने ही मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। तो लॉयर ली कहते हैं, सर आपके कहने का क्या मतलब है? तो दादाजी कहते हैं, बहुत साल पहले जब मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और वो डूबने के कगार पर था, तभी मैं इसी गांव में आया था ताकि मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे मेरी कंपनी फिर से नंबर 1 बन जाए। लेकिन एक्सीडेंटली वहाँ पर मेरे साथ एक हादसा हो गया, जिस वजह से मैं बहुत ही जख्मी हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक गांव की लड़की स्वान आई थी और उसने अपनी जड़ी बूटी से मेरी जान बचाई थी, और उसकी जड़ी बूटी इतनी असरदार थी कि मेरी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो गई। आगे जब मैंने उस लड़की के बारे में छानबीन की तो मुझे पता चला कि वो एक आयुर्वेदिक है और उस लड़की के पास ऐसी ऐसी दवाइयों का फॉर्मूला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और उसकी दवाइयाँ बहुत ही असरदार भी है। तो मैंने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मैं उसकी दवाई की रेसिपी चोरी कर सकूं, और वो बेचारी लड़की मेरे प्यार के जाल में फंस भी गई और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। आगे जब मुझे उस दवाई की रेसिपी मिल गई तो मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो लड़की मेरे सामने आ गई। तो मुझे उस लड़की से झूठा वादा करना पड़ा कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने आऊंगा, अभी मुझे शहर जाना होगा। तो वो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। उसे लगा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसे क्या पता मैं तो बस उसे धोखा दे रहा था उसकी मेडिसिन की रेसिपी को चुराने के लिए। और उसकी मेडिसिन में इतना असर था कि मेरी डूबती हुई कंपनी फिर से वापस खड़ी हो गई, और आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो सब स्वान की मेडिसिन की ही वजह से है। आगे दादाजी कहते हैं, मुझे उस गलती का बहुत ही अफसोस है। मैंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए भगवान आज मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। मैंने जिस फैमिली के लिए इतना कुछ किया, इतना पैसा कमाया, वही फैमिली मुझे देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं स्वान से माफी मांगना चाहता हूँ। इसलिए लॉयर ली, स्वान को खोजो कि वो कहाँ पर है। तो लॉयर ली कहते हैं, ठीक है सर, मैं उसे खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ जियांग दालचीनी की लकड़ी का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करती है, तो उसे एक साहूकार का नंबर मिलता है। तो जियांग उस बंदे से बात करती है, तो वो बंदा कहता है दालचीनी की लकड़ी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो जियांग कहती है, तुम पैसों की टेंशन मत लो, बस मुझे वो लकड़ी किसी भी कीमत पर चाहिए। तो वो साहूकार कहता है, आपका ये काम हो जाएगा। आगे साहूकार के पास दालचीनी की कोई भी लकड़ी नहीं होती, लेकिन उसे याद आता है जब वो दालचीनी की लकड़ी ले जा रहा था तो उसकी एक लकड़ी नीचे गिर गई और उस लकड़ी को फू यान अपने घर लेकर गई थी। तो साहूकार फू यान के घर कुछ बंदे भेजता है उस लकड़ी को चुराने के लिए। तो वो बंदे उस लकड़ी को चुराकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी दादी उन लोगों को देख लेती है, और दादी उन लोगों से लड़ने लगती है और कहती है, ये लकड़ी तुम लोग नहीं ले जा सकते, इस लकड़ी की तस्करी करना इलीगल है, मैं तुम लोगों को ये काम करने नहीं दूंगी। और दादी उन गुंडों से भिड़ जाती है, तो वो गुंडे दादी को गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिस चक्कर में उस घर में आग लग जाती है। तो दादी किसी तरह अपने पोते को उस आग से बाहर निकालती है कि तभी दादी को याद आता है कि उसका लॉकेट तो घर के अंदर ही छूट गया है। तो दादी उस लॉकेट को लेने के लिए घर के अंदर जाती है, पर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। दादी ने जिस लॉकेट के लिए अपनी जान गंवाई और जिस बंदे से दादी बेहद प्यार करती थी, वो बंदा तो बस उसे धोखा ही दे रहा था। उसने कभी भी दादी से सच्चा प्यार नहीं किया, पर दादी ने उस बंदे के लिए अपनी पूरी लाइफ निछावर कर दी। दूसरी तरफ दाफेंग और फू यान उस दलदल में और नीचे धंसते ही जा रहे होते हैं कि तभी उधर से कैप्टन आता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। आगे कैप्टन फू यान को बताता है कि उसके घर में आग लग गई है। तो फू यान जैसे ये सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो दाफेंग भी उसके साथ जाता है। आगे फू यान जब अपने घर की ऐसी हालत देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी दादी को बचाने के लिए आग में कूदने जाने लगती है। तो वहाँ के सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर फू यान को कोई भी नहीं रोक पाता कि तभी वहाँ पर दाफेंग आ जाता है और फू यान को रोक लेता है और कहता है, जिसे जाना था वो जा चुका है, अब उसके लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तो फू यान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो दाफेंग को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार का कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ
और मैं अपनी दादी से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसे अपने दादा से कोई मतलब नहीं है। तो दा फेंग ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि दा फेंग दादाजी से इतनी नफरत क्यों करता है। बचपन में दा फेंग का किडनैप हो गया था और जिसने दा फेंग को किडनैप किया था उसने दादाजी को कॉल किया था और उनसे फिरौती के पैसे भी मांगे थे, पर दादाजी ने फिरौती के पैसे देने से मना कर दिया। उल्टा उन लोगों को ये कहा, वैसे भी मुझे अपने बेवकूफ पोते की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उसमें अकल है और ना ही कोई स्टैंडर्ड। वो हमेशा मेरी बातों को काटता रहता है, इसलिए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें उसके साथ जो करना है करो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। और दादाजी ये कहकर कॉल कट कर देते हैं और दा फेंग ये सब सुन लेता है। और इसी दिन से दा फेंग अपने दादाजी से नफरत करने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके दादाजी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। आगे दा फेंग फू यान को संभालने की कोशिश करता है कि तभी उसे जियांग का कॉल आता है और जियांग बताती है कि दालचीनी की लकड़ी का इंतजाम हो गया है, मैं तुम्हें एक पता बताती हूँ, वहाँ से तुम जाकर उसे कलेक्ट कर लो। तो दा फेंग कहता है ठीक है। वेल दा फेंग को फू यान के लिए बहुत बुरा भी तो लगता है, लेकिन उसके लिए उसका पैसा ज्यादा मायने रखता है। आगे दा फेंग साहूकार को ढेर सारे पैसे देकर उससे वो लकड़ी खरीद लेता है। वेल दा फेंग को यहाँ पर ये बात पता चल गई होती है कि साहूकार ने ही फू यान के घर में आग लगाई थी। तो दा फेंग को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो साहूकार डरकर वहाँ से भाग जाता है। वेल दा फेंग को यहाँ पर पता होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने दादा की कंपनी को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार होता है। आगे फू यान अपनी दादी का अंतिम संस्कार करती है। तो फू यान को अपनी दादी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी दादी की हमेशा से एक ही विश थी कि वो वांग चाई दादाजी से मिले, और उसकी दादी ने पूरी जिंदगी वांग चाई दादाजी का ही इंतजार किया था। तो फू यान अपनी दादी से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वांग चाई दादाजी को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगी और उनसे मिलवा कर रहेगी। और फू यान इस मिशन में लग जाती है। दूसरी तरफ लॉयर ली को स्वान का पता मिल जाता है, तो वो दादाजी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो दादाजी कहते हैं, स्वान के बारे में तुम्हें क्या क्या पता चला? तो लॉयर ली, हमें स्वान को ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हुई। आपने जिस जगह के बारे में बताया था स्वान उसी जगह पर रहती थी, लेकिन भूकंप आने की वजह से वो उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो गई। और स्वान ने 35 साल तक शादी नहीं की थी। उसने आपका इंतजार किया, लेकिन बाद में उसे अपने पापा की वजह से एक बुढ़े से शादी करनी पड़ी। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि उनकी भी मौत हो गई। लेकिन उसका पति मरने से पहले उस पर बहुत सारा कर्जा छोड़ गया, जिस वजह से स्वान को बहुत मेहनत करनी पड़ी उस कर्जे को चुकाने के लिए। स्वान की लाइफ बहुत ही मुश्किल भरी थी, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना स्वान ने दुख झेला है। तो दादाजी को अपने पहले प्यार के बारे में ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें बहुत ही गिल्ट भी होता है कि उसकी वजह से एक प्यारी सी लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई और उसे कितना कुछ झेलना भी पड़ा। आगे दादाजी फू यान के घर पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि स्वान अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दादाजी ये सुनकर तो पूरी तरह टूट जाते हैं कि तभी वहां पर चीफ आ जाते हैं। तो लॉयर ली चीफ से उस घर के बारे में पूछते हैं। तो चीफ बताते हैं कि इस घर में जो परिवार रहता था वो बहुत ही गरीब था। उनके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उनका घर भी टूटा फूटा था, लेकिन वो हमेशा खुश रहते थे। और स्वान बहुत ही अच्छी औरत थी, वो हमेशा सबकी हेल्प करती थी। स्वान का एक बेटा भी था जो नौकरी करने के लिए परदेश गया, लेकिन वहाँ से वो कभी भी वापस नहीं लौट पाया। तो स्वान की बहू ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्वान पर छोड़कर अपने पति को ढूंढने के लिए परदेश गई, लेकिन उसके साथ भी एक हादसा हो गया और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो स्वान ने अकेले ही अपने पोते पोतियों को पाला और उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। स्वान ने तो अपनी पोती को बिल्कुल अपनी तरह बना लिया है, वो भी जड़ी बूटियों में बिल्कुल माहिर है। तो दादाजी को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कहते हैं ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने स्वान के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए मेरी फैमिली भी मेरे साथ बुरा कर रही है। पर स्वान को देखो, उसने अपने परिवार को कितनी अच्छी तरह से संभाला और उन्हें कितने अच्छे संस्कार दिए। तो लॉयर ली चीफ से पूछते हैं कि अब वो दोनों कहाँ पर हैं। तो चीफ बताते हैं कि वो लोग वांग चाई दादाजी को ढूंढने के लिए शहर गए हैं। तो दादाजी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि वो लोग उसे ही ढूंढने के लिए शहर गए हैं। दूसरी तरफ दादाजी की पूरी फैमिली दादाजी के जन्मदिन को स्पेशल बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं, और वो लोग ये सब इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो लोग दादाजी के दिल में जगह बना पाए और दादाजी अपनी सारी जायदाद उन लोगों को दे दे। आगे दादाजी घर आते हैं तो सारे लोग नए नए गिफ्ट देकर दादाजी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और दा फेंग दादाजी को दालचीनी की लकड़ी भी गिफ्ट करता है। पर दादाजी को उस लकड़ी को देखकर ज्यादा खुशी नहीं होती, उल्टा वो फेंग को डांटते भी हैं कि वो इल्लीगल काम कैसे कर सकता है। तो बेचारे दा फेंग का तो मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे दादाजी सबको बताते हैं तुम लोग मेरी जायदाद चाहते हो ना,
तो तुम लोगों को मेरी जायदाद पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं क्या? तो दादाजी कहते हैं जो मेरे पहले प्यार की पोती को ढूंढकर मेरे सामने लाएगा और उससे शादी करेगा उसी को मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दूंगा। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और दादाजी ये फरमान सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं।